नमस्कार साथियों, जीके भाई आरके सैनी सक्सेस नाम के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आरके सैनी उत्तराखंड का जो दूसरा पार्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो उत्तराखंड में अपन ने अध्ययन शुरू किया है, तो उत्तराखंड में आगे मैं आपको समझा रहा हूं। जो नेशनल पार्क है वो नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और कहाँ पर है ये? उत्तराखंड के अंदर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर है। जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर। 1936 में इसकी क्या होती है? स्थापना। विद्वानों, इसका जो पहले नाम था वो था हेली नेशनल पार्क। तो हेली नेशनल पार्क के नाम से 1936 के अंदर स्थापना होती है और यही वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर है। जो बंगाल टाइगर है, इस बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की जो दूसरी जो विशेषता है कि ये भारत का पहला टाइगर प्रोजेक्ट है। तो भारत का पहला टाइगर प्रोजेक्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर 1936 में स्थापना। पहले जो इसका नाम था वो हेली नेशनल पार्क था और यही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। यहाँ से रामगंगा नदी प्रवाहित होती है। तो रामगंगा नदी प्रवाहित होने के कारण अब इसका जो नया नाम है वो रामगंगा राष्ट्रीय पार्क है। तो जिम कॉर्बेट का ये नया नाम क्या है? रामगंगा राष्ट्रीय पार्क। और जिम कॉर्बेट का जो पुराना नाम है वो है हेली नेशनल पार्क। ये भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। 1936 में इसकी स्थापना हुई है और यही भारत का क्या है? पहला टाइगर रिजर्व। मैंने पूर्व में बताया है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की स्थापना यह अधिनियम बना था 1972 में। और इस अधिनियम के तहत बाघ संरक्षण जो परियोजना है यह बाघ संरक्षण अधिनियम बनाया गया 1973 में। और भारत के अंदर जो कैलाश सांखला है, इन कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला, भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972, भारतीय बाघ संरक्षण परियोजना या बाघ संरक्षण अधिनियम 1973। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर एक दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम है नंदा देवी। कुमायूं जो हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण है जिसमें पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ये हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है। हिमालय का जो वर्गीकरण है वो उसके निर्माण के आधार पर महान हिमालय, लघु और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय है। अगर हिमालय से पूर्व की बात करें तो जो पार हिमालय और ट्रांस हिमालय है उसमें काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर कैलाश श्रेणी है, फिर महान हिमालय अपने हिमालय वाला, फिर लघु हिमालय और फिर शिवालिक श्रेणी। तो अगर क्रम की बात करें तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी आती है। तो जो प्रादेशिक वर्गीकरण है उसमें इधर पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो जो कुमायूं हिमालय है, इस कुमायूं हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है नंदा देवी। तो कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है नंदा देवी। नंदा देवी जो राष्ट्रीय पार्क है ये अपने उत्तराखंड के अंदर है। और जो नंदा देवी है, इस नंदा देवी को 1988 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर के अंदर संरक्षित किया गया। तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में और 1988 में इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यहीं पर उत्तराखंड में ही एक फ्लावर वैली है। फ्लावर वैली है फूलों की घाटी। तो जो फूलों की घाटी या जो फ्लावर वैली है इसके नाम पर फ्लावर वैली राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड के अंदर है। और इसे 2005 के अंदर यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। तो यूनेस्को ने 2005 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है फ्लावर वैली राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड। 1988 में उत्तराखंड के ही नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क को यूनेस्को ने 1988 में
यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है और फ्लावर वैली जिसे अपन फूलों की घाटी भी कहते हैं। उत्तराखंड में ही एक राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है राजाजी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। वही भागीरथी आगे जाके देवप्रयाग में गंगा के नाम से जानी जाती है। तो जो गंगोत्री के नाम पर गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क है ये भी उत्तराखंड के अंदर, और एक गोविंद जो राष्ट्रीय पार्क है ये भी उत्तराखंड के अंदर। तो उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट जिसे हेली नेशनल पार्क कहा जाता था, रामगंगा राष्ट्रीय पार्क अब कहा जाएगा, ये नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, फ्लावर वैली राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क और गोविंद राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर। अपन उत्तराखंड की बात कर रहे हैं और उत्तराखंड के अंदर अपन ने बात की है फ्लावर वैली जिसे फूलों की घाटी कहा जाता है, वो उत्तराखंड के अंदर है। अब इसी तरह से एक नाम है जिसे शांत घाटी या साइलेंट वैली कहा जाता है। ये नीलगिरी की पहाड़ियों में कहाँ पर है? केरल के अंदर। तो जो शांत घाटी है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में केरल है। और जो सिलिकॉन वैली कहा जाता है, सिलिकॉन घाटी, ये कहाँ पर है? तो सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु, और बेंगलुरु कहाँ है? तो कर्नाटक की राजधानी। तो अगर अपन बात करें फ्लावर वैली कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर। साइलेंट वैली कहाँ पर? नीलगिरी की पहाड़ियों में केरल में। और सिलिकॉन वैली कहाँ पर? तो बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। फिर अगर अपन यूनेस्को की बात करें जो विश्व धरोहर के अंदर चीज़ों को सुरक्षित करता है, तो जो यूनेस्को है इस यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो है पेरिस फ्रांस के अंदर। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और 1945 में यूनेस्को की क्या होती है? स्थापना। तो यूनेस्को की स्थापना 1945, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस के अंदर। और ये यूनेस्को क्या करता है? विश्व धरोहर में चीज़ों को क्या करता है? संरक्षित करता है, अपनी सूची में उन्हें शामिल करता है, उनके संरक्षण के लिए, उनके विकास के लिए पैसा भी खर्च करता है। तो भारत में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में भारत के कुल 43 जो स्थान हैं वो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। इस 43 स्थानों में 35 जो स्थान है वो सांस्कृतिक है और 7 जो स्थान है वो प्राकृतिक है। एक ऐसा स्थान है जो मिश्रित रूप से शामिल है, वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा अपने सिक्किम के अंदर है। और कंचनजंगा जो सिक्किम में है वो भारत की हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। भारत में हिमालय की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो कंचनजंगा है। जबकि भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो K2 है जिसे गोल्डविन ओशन कहते हैं, मगर वो कराकोरम पर्वत श्रेणी के अंदर है जो पार हिमालय में है। जबकि विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो हिमालय के अंदर है और वो है माउंट एवरेस्ट जो अपने नेपाल के अंदर है, 8,850 मीटर ऊंची। तो 43 जो स्थान है उन 43 स्थानों में जो 43वां यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में जो शामिल स्थान है वो है चराईदेव मोईदाम। चराईदेव मोईदाम जो असम है, इस असम का जो राजवंश है उस राजवंश का नाम है अहोम। तो चराईदेव मोईदाम असम के अंदर जो अहोम राजवंश है, इस अहोम राजवंश का क्या है? ये शमशान है। तो अहोम राजवंश का जो असम के अंदर शमशान है चराईदेव मोईदाम, ये भारत के अंदर जो 43वां क्या है? यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल स्थल है। तो भारत में 43 विश्व धरोहर की सूची में शामिल, 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित स्थान है। अगर मैं अन्य जो अपने पहले पढ़े हुए हैं उनमें कुछ अभ्यारण्यों की बात करूं तो दाचीगाम जो अभ्यारण्य है, किश्तवाड़ जो अभ्यारण्य है और सलीम अली जो अभ्यारण्य है ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। हेमिस हाई जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है वो लद्दाख के अंदर है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पीन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के अंदर। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में। और विश्व प्रसिद्ध दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अपने उत्तर प्रदेश में। तो दाचीगाम, किश्तवाड़ और सलीम अली जम्मू कश्मीर में, हेमिसाई लद्दाख में, ग्रेट हिमालयन पीन वैली हिमाचल प्रदेश में, कालेश्वर सुल्तानपुर हिमाचल प्रदेश में। ये हिमाचल प्रदेश नहीं है, ये है हरियाणा में, हरियाणा।
तो कालेश्वर और सुल्तानपुर हरियाणा के अंदर, और दूधवा कहाँ है तो उत्तर प्रदेश के अंदर। ये अपने कुछ जो अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, उनके बात की मैंने। तो जो सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क है ये उड़ीसा के अंदर है। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क मैंने बताया यूनेस्को के अंदर भारत के 43 स्थल है। तो यूनेस्को में भारत के 43 स्थान है, 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल है। 43वां है चराईदेव मोईधाम, असम के अंदर जो अहोम राजवंश का क्या है शमशान है। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये चराईदेव मोईधाम को कब शामिल किया गया, तो 26 जुलाई 2024 को इसे 43वां यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में 43वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है भारत के। इस तरह से भारत के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या भारत में 107 है, और भारत में जो बाघ परियोजनाएं हैं उन बाघ परियोजनाओं की संख्या 58 है। तो 43 जो स्थान है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 107 है, और भारत में जो बाघ परियोजनाएं हैं वो है 58। तो 43वां जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल जो स्थान है वो है चराईदेव मोईधाम, असम अहोम राजवंश का क्या है शमशान है। जबकि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के अंदर है, जो भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान है। और माधव टाइगर रिजर्व जो अपने मध्य प्रदेश में है, ये भारत का 58वां बाघ प्रोजेक्ट है। तो बाघ प्रोजेक्ट या टाइगर प्रोजेक्ट भारत में 58वां माधव टाइगर रिजर्व, भारत में राष्ट्रीय उद्यान 107वां है सिमलीपाल अपने ओडिशा के अंदर। अपन उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, और उत्तराखंड की जो राजधानी है उसका नाम है देहरादून। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून है। और देहरादून के अंदर भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, देहरादून के अंदर। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी इसकी गैरसैंण है। अगर मैं भारत के कुछ प्रमुख संस्थानों की बात करूं तो उसमें चावल जो अनुसंधान संस्थान है वो है कटक उड़ीसा में। तो चावल अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ है, कटक उड़ीसा में। तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो राजमुंद्री, और राजमुंद्री है आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा, राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री अरुणाचल प्रदेश, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा, राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है लखनऊ यूपी के अंदर, और राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है शिमला हिमाचल प्रदेश। महत्वपूर्ण सैकड़ों बार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा, तंबाकू अनुसंधान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा, औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ यूपी, आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश। अपन ये बात इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून उत्तराखंड के अंदर। भारत के अंदर अंतरिक्ष एवं महत्वपूर्ण चीजों से संबंधित भी कुछ संगठन है, जिसमें एक कहलाता है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। तो जो इसरो है इसका मुख्यालय है बेंगलुरु के अंदर, और बेंगलुरु अपने कर्नाटक, और यही बेंगलुरु के अंदर सिलिकॉन वैली है। फिर बाबा होमी जहांगीर बाबा भारत में जो परमाणु विज्ञान है इसके जो जनक माने जाते हैं परमाणु के, तो इनके नाम पर बाबा परमाणु अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है, और ये किया गया है ट्रोम्बे, और ट्रोम्बे है अपने महाराष्ट्र के अंदर। विक्रम साराभाई के नाम पर अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जिसे कहते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, और ये है तिरुवनंतपुरम, और तिरुवनंतपुरम है केरल। तो जो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। और अपने एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम पर एपीजे कलाम मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र व्हीलर द्वीप, जिसका नया नाम ही एपीजे कलाम है। तो व्हीलर द्वीप है अपने ओडिशा के अंदर, जहां पर एपीजे कलाम मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। उत्तराखंड के अंदर अपन पढ़ रहे हैं देहरादून, जहां पर वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। उत्तराखंड के अंदर मैंने उस पार्ट में बताया था कि जो सतोपथ हिमानी है वहां से अलकनंदा नदी आती है, और गंगोत्री ग्लेशियर से अपने भागीरथी नदी आती है। ये दोनों मिलती है देवप्रयाग में, और उसके बाद में ये गंगा कहलाती है। तो जो भागीरथी नदी है जो
गंगोत्री ग्लेशियर से आती है, उस भागीरथी नदी के अंदर बेलंगाना नदी मिलती है और इनके संगम पर टिहरी बांध बना हुआ है। तो टिहरी बांध है अपने टिहरी जिला उत्तराखंड के अंदर, भागीरथी और बेलंगाना नदी के संगम पर है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध 2006 के अंदर इसे बनाया गया और ये 261 मीटर ऊंचा है। तो 261 मीटर ऊंचा है, 260.5 मीटर ऊंचा है, तो 261 मीटर भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यहीं पर एक सुरंग है जिस सुरंग का नाम है चंबा सुरंग। तो चंबा सुरंग कहाँ पर? टिहरी में। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से अपने टिहरी बांध को जाना जाता है। चंबा सुरंग यहाँ पर है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, 2006 में बन के कंप्लीट हुआ, 261 मीटर ऊंचा है और भागीरथी और बेलंगाना नदियों के संगम पर है। इससे पहले भारत का जो सबसे ऊंचा बांध था वो भागड़ा बांध था। तो भागड़ा नागल बांध साथ में कहा जाता है, वरना नागल बांध हिमाचल प्रदेश में और भागड़ा बांध पंजाब के अंदर है। ये किस नदी पर है? सतलज नदी पर है पंजाब में, और ये 226 मीटर ऊंचा था। तो पहले भारत का सबसे ऊंचा बांध था। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक स्थान है जिसको अपन जानते हैं मसूरी के नाम से, और मसूरी है अपने उत्तराखंड के अंदर। मसूरी उत्तराखंड, इसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। तो पहाड़ों की रानी मसूरी को कहा जाता है। और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला हर एक जो युवा है वो इस मसूरी के अंदर जाना चाहता है। LBS NAA, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में, जहां पर IAS लोगों को क्या दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है। तो IAS जो होते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी होते हैं, जो आने वाले समय में कलेक्टर बनकर इस देश को चलाने वाले जो लोग होते हैं, उनका जो प्रशिक्षण केंद्र है वो है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी। जो IPS होते हैं, पुलिस सेवा के जो अधिकारी होते हैं, उनकी जो अकादमी है सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी, वो हैदराबाद के अंदर है, तेलंगाना के अंदर है। तो भारतीय पुलिस सेवा के जो अधिकारी होते हैं उनका जो प्रशिक्षण होता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी हैदराबाद के अंदर होता है। जबकि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी के अंदर IAS यानी कलेक्टर का क्या होता है? प्रशिक्षण होता है। और मैं चाहता हूँ कि आप केवल सामान्य तैयारी ही नहीं करें, कठिन परिश्रम करें और इस जगह पर आपको ट्रेनिंग का मौका मिले। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ में। उत्तराखंड के अंदर उत्तरकाशी के अंदर जन्मी है जिनका नाम है बछेंद्री पाल। और ये बछेंद्री पाल है माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, हिमालय के अंदर जो स्थित है, नेपाल में जो स्थित है, चोमोलोंगमा के नाम से जिसे जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जिसे जाना जाता है। उस एवरेस्ट को फतह करने वाली जो प्रथम भारतीय महिला है वो कौन है? बछेंद्री पाल। तो बछेंद्री पाल उत्तरकाशी उत्तराखंड की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। अगर मैं एवरेस्ट पर चढ़ने वाले लोगों की बात करूं तो विश्व में जो प्रथम व्यक्ति है वो है एडमंड हिलेरी, और इसके साथ में है तेनजिंग नोर्गे। तो एडमंड हिलेरी अपने न्यूजीलैंड के हैं और तेनजिंग नोर्गे नेपाल के हैं। ये दोनों व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले विश्व में प्रथम बार एवरेस्ट पर फतह किया था, एवरेस्ट पर चढ़े गए थे, एवरेस्ट चोटी के ऊपर चढ़े गए थे। तो एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे विश्व में प्रथम व्यक्ति है। अगर प्रथम महिला की बात करें तो जुमको तेबई, ये जुमको तेबई जापान की है जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है। और भारतीय महिला जो एवरेस्ट पर पहले चढ़ी है उसका नाम है बछेंद्री पाल, जो उत्तरकाशी उत्तराखंड की है। एक जैसे मांडना राजस्थान के अंदर फर्श पर जो चित्र बनाए जाते हैं, उसी तरह के जो चित्र है वो एपन चित्रकारी है। और एपन चित्रकारी उत्तराखंड की है, जो एक्चुअल में है क्या है? फर्श चित्रकला है, जिसे फर्श चित्रकला को उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है? एपन के नाम से। चैत्र के महीने में उत्तराखंड में बुरांस के जो फूल होते हैं उनके लाल फूलों की क्या होती है? चादर बिछ जाती है। तब वहाँ पर जो महोत्सव मनाया जाता है उसको कहते हैं फूलदेई महोत्सव। तो फूलदेई महोत्सव
उत्तराखंड के अंदर है। जब चैत्र माह में उत्तराखंड के अंदर बुरांश के जो फूल होते हैं उन लाल फूलों की क्या चढ़ जाती है, चादर चढ़ जाती है। उत्तराखंड के अंदर जो प्रमुख दर्रे हैं उन दर्रों में एक दर्रा है जिसे माना दर्रा कहा जाता है, एक दर्रा जिसे नीति दर्रा कहा जाता है, एक दर्रा जिसे मूलिंग दर्रा कहते हैं और एक दर्रा है जिसका नाम है लिपुलेख दर्रा। तो इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है कि जो मूली है वो मान गई, तो मानी मूली, कौन मानी, मूली। तो मानी मूली, माँ से माना दर्रा, नी से नीति दर्रा, मुंह से मूलिंग दर्रा और ली से लिपुलेख दर्रा। तो जो माना दर्रा है ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और ये बद्रीनाथ के पास में है। तो माना दर्रा यहाँ पर बद्रीनाथ का जो मंदिर स्थित है, तो जो बद्रीनाथ का मंदिर उत्तराखंड में है, यहाँ पास में जो स्थित है वो कौन सा दर्रा है, माना दर्रा है। कैलाश मानसरोवर के भी पास में स्थित है। नीति दर्रा उत्तराखंड के अंदर है, तो ये जो है ये अपने उत्तराखंड, तो जो उत्तराखंड है इस उत्तराखंड के अंदर दर्रे हैं, माना दर्रा है, नीति दर्रा है, मूलिंग दर्रा है और एक जो दर्रा है वो लिपुलेख दर्रा है। तो लिपुलेख दर्रा आप देख सकते हो कि जो उत्तराखंड के नीचे यूपी है, इधर हिमाचल प्रदेश है और इधर अपने नेपाल है। तो लिपुलेख दर्रा नेपाल को, तिब्बत को और उत्तराखंड को आपस में जोड़ता है। तो जो नेपाल है, तिब्बत है और उत्तराखंड है, इनको आपस में जोड़ने वाला दर्रा है, इस दर्रे का नाम क्या है, लिपुलेख। तो माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा ये कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर। कराकोरम जो दर्रा है वो कराकोरम दर्रा लद्दाख के अंदर है। जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और जो बनिहाल दर्रा है ये अपने जम्मू कश्मीर के अंदर है। माना दर्रा, नीति दर्रा, मूलिंग दर्रा और लिपुलेख दर्रा अपने उत्तराखंड के अंदर स्थित है। उत्तराखंड के अंदर अपने 4 धामों में से एक जो बद्रीनाथ मंदिर है, वो बद्रीनाथ का मंदिर कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर। इन्हें बद्री विशाल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ये चमोली जिले में स्थित है और इसे 4 धामों में एक माना जाता है। और ये कौन सा 4 धाम है, उत्तरी 4 धाम है। अगर दक्षिणी 4 धाम की बात करें तो रामनाथ स्वामी जो मंदिर है, जिसे अपन रामेश्वर मंदिर कहते हैं, तमिलनाडु में दक्षिण का 4 धाम है। द्वारका जो धाम है, द्वारकाधीश जी का जो मंदिर है गुजरात में, ये पश्चिमी 4 धामों में से एक है। और श्री जगन्नाथपुरी जी का मंदिर है, श्री जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर है वो पूरी उड़ीसा के अंदर है, ये पूर्वी 4 धामों में आता है। तो भारत के जो 4 धाम है वो चारों दिशाओं में है। उत्तर में बद्री विशाल, दक्षिण के अंदर रामनाथ स्वामी मंदिर, पूर्व के अंदर जगन्नाथपुरी उड़ीसा और पश्चिम में द्वारकाधीश जी का मंदिर द्वारका धाम गुजरात के अंदर। ये जो बद्रीनाथ मंदिर है ये अलकनंदा नदी के दाहिने तट पर है। जैसे अपना जो केदारनाथ मंदिर है ये रुद्रप्रयाग जिले में उत्तराखंड में है और ये मंदाकिनी नदी के किनारे पर है। तो जो केदारनाथ मंदिर है ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। ये केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग जिला उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी के किनारे पर, और बद्रीनाथ का जो मंदिर है चमोली जिले के अंदर, ये अलकनंदा के दाहिने नदी के दाहिने तट पर स्थित है। भगवान विष्णु को समर्पित है और यहाँ पर शालिग्राम की स्वयंभू यहाँ पर क्या है, मूर्ति प्रकट हुई है, उसकी अपन पूजा करते हैं। और यहाँ पर जो भगवान नारायण है वो अर्ध पद्मासन मुद्रा के अंदर विराजे हुए हैं। तो अर्ध पद्मासन मुद्रा में नारायण भगवान विराजे हैं। शालिग्राम की स्वयंभू मूर्ति है, यहाँ पर भगवान विष्णु को समर्पित है, अलकनंदा के किनारे के ऊपर स्थित है, चमोली जिले में है। उत्तरी 4 धामों में उत्तर का जो 4 धाम है उसमें से एक धाम इसे माना जाता है और बद्री विशाल के नाम से जाना जाता है। ये उत्तराखंड के अंदर बद्रीनाथ मंदिर। केदारनाथ जो मंदिर है वो रुद्रप्रयाग जिले में उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी के किनारे पर, और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उत्तराखंड के अंदर एक स्थान है जिसे कहते हैं कौसानी। तो इस कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी, उत्तराखंड को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खजियार हिमाचल प्रदेश को, दक्षिण भारत का स्विट्जरलैंड कोयम्बटूर तमिलनाडु को, और उत्तरी भारत का जो स्विट्जरलैंड है वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। कौसानी उत्तराखंड भारत का
स्विट्जरलैंड, मिनी स्विट्जरलैंड खजियार हिमाचल प्रदेश, दक्षिण का स्विट्जरलैंड कोयम्बटूर तमिलनाडु और उत्तर का स्विट्जरलैंड श्रीनगर अपने जम्मू कश्मीर। उत्तराखंड जो है, इस उत्तराखंड में जो ताल नाम की जो जिले होती है वो उत्तराखंड के अंदर, जैसे नाग नाम की जो जिले हैं वो अपने जम्मू कश्मीर के अंदर देखिए। इस तरह से ताल नाम की जो जिले हैं वो उत्तराखंड के अंदर, जिसमें है नैनीताल, राक्षस ताल, एक राक्षस ताल अपने तिब्बत के अंदर है जहाँ से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, और शिवकिला दर्रे से सतलज नदी भारत के अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है। तो एक राक्षस ताल यहाँ पर है, एक ताल है देवताल, एक का नाम नुकुचिया ताल है, एक का नाम खुरपा ताल है और एक का नाम है सात ताल। तो ये कहाँ पर है, उत्तराखंड। नैनीताल, राक्षस ताल, नैनीताल, राक्षस ताल, देवताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, सात ताल अपने उत्तराखंड में। और नाग नाम की जो झीलें हैं वो कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में। एक यहाँ पर झील है जिसका नाम है रूपकुंड झील, और ये रूपकुंड झील है ये उत्तराखंड में, जहाँ पर बहुत सारे कंकाल मिलने के कारण इस झील को कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है। तो जो कंकाल झील है, जो रूपकुंड झील है, वो कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी जो अनुसूचित जनजाति है, सबसे बड़ी जो एसटी जाति है, उसका नाम है थारू। तो जो थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड के अंदर पाई जाती है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोविंद वल्लभ पंत भारत के पहले गृह मंत्री थे। ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने हैं गोविंद वल्लभ पंत। तो जो गोविंद वल्लभ पंत है, कृषि एवं प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है, तो उधम सिंह नगर, और उधम सिंह नगर कहाँ पर है, उत्तराखंड। तो गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड में। और ये यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री बने, मगर ये कहाँ के थे, उत्तराखंड के। तो गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर उत्तराखंड में उधम सिंह नगर बनाया गया है। अगर अपन उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो उस उत्तराखंड में एक आंदोलन हुआ है जिसका नाम है चिपको आंदोलन, और चिपको आंदोलन हुआ है उत्तराखंड के अंदर। इसकी जो शुरुआत है चिपको आंदोलन की, जो प्रणेता है वो है सुंदरलाल बहुगुणा, और इनका साथ दिया था गोरा देवी ने। तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है, चिपको आंदोलन से है। चिपको आंदोलन कहाँ पर चला, उत्तराखंड के अंदर चला। किसने चलाया, सुंदरलाल बहुगुणा और गोरा देवी ने। अगर मैं बात करूं हरिद्वार की, तो हरिद्वार है अपने उत्तराखंड के अंदर। हरिद्वार के अंदर कुंभ मेले का क्या होता है, आयोजन होता है। तो कुंभ मेले का जो आयोजन होता है वो हरिद्वार के अंदर होता है, और गंगा नदी के किनारे के ऊपर हरिद्वार स्थित है, और हरिद्वार से ही गंगा नदी समतल भूभाग पर बहती है। नासिक महाराष्ट्र के अंदर, उज्जैन एमपी के अंदर, और इलाहाबाद यानी कि जो प्रयागराज है यूपी, प्रयागराज यूपी गंगा नदी के किनारे, नासिक महाराष्ट्र के अंदर, उज्जैन एमपी के अंदर शिप्रा नदी के किनारे, और हरिद्वार के अंदर, इन चार जगहों पर महाकुंभ का क्या होता है, आयोजन होता है। तो हरिद्वार के अंदर जो पेड़ियां बनी होती है उन्हें हर की पेड़ी कहा जाता है। यहाँ पर अस्थियों का विसर्जन किया जाता है परंपरागत रूप से, और यहाँ से गंगा नदी समतल भाग में बहती है। यही हरिद्वार के अंदर भारत माता का क्या है, मंदिर स्थित है। यही हरिद्वार में 1921 के अंदर जो हिंदू महासभा कही जाती है, उस हिंदू महासभा का जो पहला सम्मेलन है वो हरिद्वार में 1921 में हुआ था। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 के अंदर महामना मदन मोहन मालवीय, तो महामना जो उपाधि है वो मदन मोहन मालवीय को मिली है। तो महामना मदन मोहन मालवीय ने 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की, और इस हिंदू महासभा का जो पहला सम्मेलन है वो 1921 के अंदर हरिद्वार में आयोजित हुआ था। अगर भारत माता का मंदिर हरिद्वार में है तो अन्य भारत माता के जो मंदिर है वो एक अपने उज्जैन एमपी के अंदर है, जो शिप्रा नदी के ऊपर तट पर स्थित है उज्जैन। यहीं पर यहाँ कुंभ मेले का भी क्या होता है, आयोजन होता है। यहाँ पर भी भारत माता का मंदिर है। और वाराणसी यूपी के अंदर काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है वाराणसी यूपी, यहाँ पर भी भारत माता का मंदिर स्थित है। तो ये उत्तराखंड के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। मैं राज्य
दिग्दर्शन जीके की नज़र से एक सीरीज लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इसमें मैंने लद्दाख पढ़ाया है, इसके अंदर मैंने जम्मू कश्मीर को 2 भागों में पढ़ाया है, फिर मैंने उत्तराखंड और उत्तराखंड का दूसरा भाग लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, जिसे जीके कहा जाता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स और ट्रेडिशनल जो चीज़ें होती हैं उन सब का जो मिश्रण जिसे जीके कहा जाता है, वो जीके में आपके समक्ष लेके आया हूं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, भारतवर्ष के अंदर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी भी राज्य पीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप मेरे इन वीडियो को देखिएगा। धीरे धीरे जब आप मेरे इन वीडियो को देखते जाएंगे तब आपका जो नॉलेज है वो इतना विशाल हो जाएगा कि आप किसी भी कंपटीशन को आसानी से पार कर सकेंगे। मैंने शॉर्ट वीडियो के अंदर भी इन हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, पॉलिटिकल को शॉर्ट वीडियो में भी मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है। मेरे शॉर्ट वीडियो की प्लेलिस्टों को देखिए। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है, उन करंट अफेयर्स में मैंने शॉर्ट बना रखे हैं, बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर और बहुत उपयोगी जो शॉर्ट बना रखे हैं, उनको आप देखिए। और अब मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि जो उत्तराखंड है, इस उत्तराखंड का जो निर्माण है वो कब हुआ था, उत्तराखंड कब एक राज्य के रूप में बना था, कमेंट्स करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।